डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 135 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 136 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार लाजमन किया करें। तो एक और बात आपको बताता चलूं कि YouTube ने हमसे बैर लगा रखा है, इसलिए हमने टिकटॉक पर अपना डिस्कवर ओरिजिनल के नाम से चैनल बनाया है। जितनी भी स्टोरीज मिसिंग है वो सारी की सारी वहां से अपलोडिंग की जाएगी, या कि YouTube ने हमें मौका दिया तो YouTube चैनल भी नया बनाया जाएगा जिस पे अपलोडिंग की जाएगी। लेकिन आपसे इल्तमास है कि टिकटॉक पर जाकर हमारे चैनल डिस्कवर ओरिजिनल को सर्च करें और टिकटॉक से उसे फॉलो कर लें। टिकटॉक चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ ही चैनल लिंक में भी आपको मिल जाएगा। तो आइए दास्तान का आगाज करते हैं। इतना कहकर उसने एक लम्हे को तवक्कुफ किया। रूमी, खुमैरा और मैं बगौर उसकी तरफ देख रहे थे। तारिक ने कहा, खबरों में तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया। अलबत्ता मुंबई के बड़े डॉन जसवंत राय के बारे में ये जरूर खबरें आ रही थीं कि उसके खिलाफ रानी शोभा देवी ने पुलिस मुकदमा कर रखा है। मजीद इंकिशाफात पर मालूम हुआ कि रानी शोभा देवी शंकर चांकिया की बीवी है, जो वाकई रियासत दिनाजगढ़ के एक राजा हरिदास सिंह की बेटी है। अगरचे वो राजधानी न रही थी, ना ही रानी शोभा के खानदान का कोई शख्स बाकी बचा था। खुद शोभा की एक ही जवान बेटी थी, तहाँ वो बहुत दौलतमंद थी। जाहिर है उसका शौहर शंकर भी कम दौलतमंद नहीं था। लेकिन शोभा को कैसे पता चला कि उसका शौहर जसवंत राय की कैद में है? मैंने तारिक से सवाल किया। समझ में आने वाली बात है कि रानी शोभा भी आखिर को शंकर चांकिया ही की बीवी है। तारिक बोला, इसे अपने शौहर के कच्चे चिट्ठे समेत सब खबर होगी कि जसवंत राय के साथ शंकर की क्या दुश्मनी हो सकती है। बात समझ में आने वाली फिर भी नहीं है। रूमी ने जैसे तारिक से मेरा उधार उतारा, हम इसकी तरफ देखने लगे। क्योंकि इस सारे गोरख धंधे की लामोहाला हुमैरा को भी खबर थी, इसलिए वो भी इस मौजू में दिलचस्पी ले रही थी। क्या मतलब? तारिक ने उसकी तरफ देखा। ये कहा जा सकता है कि शोभा उसकी बीवी है तो उसे अपने शौहर के काले धंधे के बारे में पता होगा, मगर जसवंत राय का भतीजा विजय चूंकि एक जाती दुश्मनी की सूरत में इनके हत्थे चढ़ गया था, इसीलिए हो सकता है ये बात शंकर चांकिया ने बीवी को बताना जरूरी ना समझाओ। वो सांस लेने को रुकी। खुलकर कहो, कहना क्या चाहती हो? मैं बेचैनी से बोला। अभी कर रही हूं मैं बात, उसने मुझे घूरा। हुमैरा थोड़ा सा मुस्कुराई। तारिक ने भी उसका साथ दिया। रूमी बोली, हो सकता है शौहर की अचानक गुमशुदगी के बारे में उसे शंकर के किसी साथी ही ने आगाह किया हो। ये कोई इतनी खास बात तो नहीं, मैंने मुंह बनाकर कहा। इसका अंदाजा तो वैसे ही हो रहा है हमें भी। इसके दरपर्दा जो खतरात मंडला रहे हैं, मैं इस तरफ तुम सब की तवज्जो मबसूल करवाना चाहती हूँ। रूमी ने इसरार भरे लहजे में कहा तो तारिक मुस्कुरा कर बोला, मैं समझ गया हूं तुम किस खतरे की बात कर रही हो, बताओ। रूमी उसकी जानिब देखकर मुस्कुराई। जसवंत राय के यहाँ या तो पहले ही से शंकर का छोड़ा हुआ कोई जासूस होगा, या फिर उसी के ही किसी खास आदमी ने पता चलाया होगा कि शंकर के गायब में जसवंत राय का हाथ है। जब ये बात खुली होगी तो हमारे बारे में भी जरूर इसका तस्करा हुआ होगा और हमारी भी तलाश की जा रही होगी। कोई बात नहीं कि पुलिस को भी हमारे बारे में शोभा देवी ने इन्फॉर्म कर दिया हो। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहती थी मैं, रूमी जोश से बोली। इस खतरे से आगाही देने का शुक्रिया मिस रूमी, मैंने संजीदगी से कहा। तो हम ये बात की बातें हैं, मोहतात तो हमें हर वक्त थी और हर किसी से रहना ही पड़ेगा। सोचने की बात यह है कि सीडी से मुतालिक हमें जल्द अज जल्द लाइन ऑफ एक्शन लेना होगा, जिस पर हम पहले भी बहुत बहस कर चुके हैं। मेरे असल मामले की तरफ तवज्जो दिलाने पर तारिक और रूमी सोचने पर मजबूर हो गए। मैंने मजीद कहा, जसवंत राय और शंकर चांकिया के मामला से यूं भी हमारा कोई वास्ता नहीं, बजुज इसके कि गौहर शाह ताज और भोलानाथ के बारे में आगाही लेना जरूरी है कि इनका क्या बना। आया वो जिंदा बच गए या वासिल जहन्नुम हो चुके? सरदस्त इन दोनों अहम मामलात पर हमें अपनी तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। T3 और T4 सीडी से मुतालिक मेरा तो यही मशवरा है कि इसे इंटरपोल के किसी जिम्मेदार अफीसर के हवाले कर दिया जाए और इन्हें इनसे मुतालिक ब्रीफ पे कर दिया जाए। रूमी बोली, लेकिन तुम्हारी और तारिक की मर्जी इसे किसी और तरह इस्तेमाल में लाने की है, लेकिन इसकी अभी तक तुम दोनों ने ही कोई वजाहत नहीं की या कोई जामे मनसूबा बंदी भी सामने नहीं आई अभी तक। हमें इसका वक्त ही कब मिला, मैंने कहा।
अब सर जोड़ कर बैठेंगे तो कोई मरबूत लाहे अमल हम तीनों ही मिलकर सोच लेते हैं, बशर्ते कि तुम्हारी सुई इंटरपोल से हटकर बात करे। न चाहते हुए भी मैंने रूमी पर तंज का तीर चला ही दिया था। तंज करने की जरूरत नहीं है, रूमी ने मेरी तरफ घूर कर कहा। इंटरपोल का एक जिम्मेदार इदारा नेशनल सेंट्रल ब्यूरो मौजूद है जो मकामी तरीके से इस तरह के टास्क को बखूबी डील कर सकता है। इंटरपोल 194 ममालिक की मुश्तरका पुलिस है, कोई मजाक नहीं है। यकीनन, तारिक ने सर हिलाया। लेकिन अगर हम एक लम्हा वो अहम सीडीज इस इदारे के हवाले करने का सोच भी लेते हैं तो हमारा मिशन खत्म तो फिर भी नहीं हो सकेगा जब तक कि हमें यह मालूम न हो जाए कि इन तीनों मज़कूरा शैतानों का क्या बना। यूं भी मैं तुम्हारी राय से मुत्तफिक ही हूं रूमी। तारिक ने मेरी तवक्का के मुताबिक बहरहाल रूमी के हक में अपना इंदिया दे ही दिया था। एक तरह से रूमी का अच्छा ही मशवरा है कि इस खतरनाक मुहिम को इंटरपोल जैसे इदारे ही को सौंप दिया जाए। हुमैरा ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। रूमी ने खुशी से ताली पीटी और मेरी तरफ देखकर शरारत भर लहजा में बोली, लो देख लो डॉक्टर साहब, आपकी होने वाली बेगम भी मुत्तफिक हैं। आप क्या कहते हो? उसकी बेगम वाली बात पर बेचारी हुमैरा का चेहरा शर्म से गुलनार हो गया। हमें लड़ाने की कोशिश मत करो रूमी, मैंने उसे घूर कर कहा। यह ठीक है कि हुमैरा भी इन्हीं खूनी सौदागरों का खुमियाजा मेरे साथ ही भुगत चुकी है और इसे भी सूरत हालात का अच्छी तरह अंदाजा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि सीडीज के सिलसिले में जल्दबाजी से काम न लिया जाए। सीडीज अपने हाथ में होगी तो समझो इन खूनी सौदागरों के खिलाफ तुर्प का पत्ता हमारे हाथ में होगा और हम एक शॉर्टकट तरीके से इनका कला कमा करने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि किसी इदारे को यह सौंपने की सूरत में ये किसी तवीलुल मुद्दती ऑपरेशन की भीड़ चढ़ जाएगी और तब तक खूनी सौदागर अपने बचाव के 100 तरीके ईजाद कर चुके होंगे। जो तुम चाह रहे हो वो हम समझ रहे हैं, रूमी बोली। इसका लहजा नॉर्मल था। इंटरपोल भी इन्हीं खतूत पर काम करेगा। मैं इसकी बात पर मुतमईन नहीं था, ताहम खामोश रहा। तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि इसकी डुप्लीकेट बना लो, वो अपने पास रखो, दूसरी इंटरपोल के हवाले कर दो। यूं एक तरफ एक बड़ा इंटरनेशनल कानूनी इदारा खुफिया तौर पर इनकी बेखुनी में लगा रहेगा और दूसरी जानिब हम भी मसरूफ़ कार रहेंगे। हुमैरा ने तजवीज़ दी और तारिक और रूमी ही नहीं, मैं भी इसकी बात पर चौंके बगैर नहीं रह सके। शानदार, तारिक के मुंह से निकला। बेहतरीन, रूमी बोली। तजवीज़ बुरी नहीं है, मैंने भी तायद कर दी। गोया हुमैरा ने एक अहम तनाज़ा जो बिलखुसूस मेरे और रूमी के दरमियान वजह तनाज़ा बना हुआ था, अपनी जहानत के बल बोते पर बहसन खूबी निमटा दिया। सीडीज की असल हमारे पास रही। तारिक ने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनवाकर रूमी के हवाले कर दी। रूमी लैपटॉप लेकर एक कोने में जा बैठी। उसे अपनी सूझबूझ के मुताबिक इंटरपोल के किसी जिम्मेदार और आला ओहदेदार अफसर से रब्ता करना था। जैसा कि मज़कूरा हो चुका कि मुझसे पहले ही तारिक और रूमी इन खूनी सौदागरों के इस ब्लडी सिंडिकेट के खिलाफ काम कर रहे थे। ये रूमी अपने मिशन से मुतालिक इंटरपोल को सारी रिपोर्ट और ब्रीफिंग देती रहती थी। कोई मिशन के हवाले से पहले ही इनके एक खास विंग से राब्ते में रहती थी। रूमी का काम इसके लिए छोड़कर हम तीनों आपस में बातें करने लगे। रूमी इस बड़े से फैमिली रूम के आखिरी कोने में जाकर मेज कुर्सी संभाल चुकी थी, जबकि मैं और तारिक अपने तौर पर लाहे अमल तैयार करने में लग गए। हुमैरा भी हमारे साथ शरीक थी। अलबत्ता एक मौका पाकर हुमैरा ने मेरे कान में मुस्कुराता वो चुटकुला जरूर छोड़ा था, लगता है रूमी से तुम्हारी नोक झोंक चलती रहती है। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा कर रह गया था। उसका ये भाप जाना कोई अचंभे की बात भी नहीं थी। रूमी और मेरे दरमियान अक्सर बातों पर इख्तलाफात रहते थे। अब तक के हालात से यही अंदाजा होता था कि हमें पहले से भी ज्यादा एहतियात की जरूरत थी। एक तो सीडीज के हवाले से खूनी सौदागरों की पूरी मशीनरी हमारे खिलाफ हरकत में आ सकती थी, बशर्ते कि इसके 4 बड़ों के इल्म में यह बात आ जाती जो भी छुपाई जा रही थी। अगरचे जल्द या बादेर इन्होंने इस हकीकत से आगाह हो ही जाना था। दूसरे शंकर चांकिया की बीवी रानी शोभा देवी हमारे लिए मसला बन सकती थी। रूमी और तारिक का मुश्तरका तजिया था कि शोभा के किसी मौजूद या बाद में मुतलाशी मुखबर या शंकर चांकिया के आदमी ने जहां बिलाखिर इस बात का खोज लगा लिया था तो यकीनन उसे यह भी मालूम हो चुका होगा कि शंकर चांकिया हमारी वजह से ही जसवंत राय की गिरफ्त में जाने का सबब बना था। मकामी खबरों से हम रोजाना ही अपडेट रहने लगे थे। अभी तक हमारे सिलसिले में भारतीय मीडिया में कोई जरा सी भी गूंज सुनाई नहीं दी थी। 3 घंटे मुसलसल लैपटॉप पर बैठे रहने और चाय और काफी की 4 प्यालियां चढ़ा लेने के बाद रूमी अपनी मेज से फारिग होकर हमारे पास आ गई और एक गहरी सांस लेकर बोली, मैंने अपना काम बहसन खूबी निमटा दिया। गुड, तारिक बोला। मैंने भी तौसीफ की। अब आगे का लाहे अमल डॉक्टर सैफ ही बताएगा। रूमी ने तारिक को छोड़कर गेंद मेरी झोली में फेंकी।
यूं जैसे तारिक इसकी बात से मुत्तफिक हो, मगर मैं नहीं। मैंने भी मोहतात लहजे में कहा, सबसे पहले तो इन तीनों यानी भोलानाथ वगैरह के बारे में पता चलाने की कोशिश करनी चाहिए कि अब कौन से अस्पताल में और किस हाल में है। मेरा नहीं ख्याल कि इनकी जिंदगी या मौत से मुतालिक कोई खबर अखबारात या भारतीय मीडिया में आएगी। अपनी ऐसी गंदगी को भारतीय मीडिया छुपाने का माहिर है। यूं भी वो इनकी नजरों में मेरा ख्याल है कोई आम इंसान है, और इसमें कितने दिन लग जाएंगे। रूमी के सवाल में हल्का सा तंज था, जिसकी वजह मैं जान सकता था। 2-1 रोज से ज्यादा का काम नहीं है ये, लेकिन मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि आखिर अभी तक हमारे इस हमले की खबर मीडिया पर क्यों नहीं आ सकी। तारिक ने हैरत से कहा, इन तीनों में से कोई होश में होगा तो बयान देगा ना। यह भी तो मुमकिन है कि वो तीनों खबीस इस खूनरेज वाक़े को छुपाने की कोशिश करें। मैंने ख्याल जाहिर किया, यह भी मुमकिन है। तारिक ने मेरी बात की तायद की। फिर वो रूमी से बोला, तुमने नेट पर कोई ताज़ा हेडलाइंस देखी? रूमी ने नफ़ी में सर हिला दिया। कमाल है, हुमैरा के मुंह से बेइख्तियार बरामद हुआ। चंद सानिये कमरे में खामोशी छाई रही। एक तरफ तमाम मामलात सुलझते दिखाई दे रहे थे और दूसरी जानिब सब कुछ अभी उलझा हुआ नजर आने लगा था। इस मुख्तसर से खामोश सकूत को रूमी ने तोड़ा और वो एक निगाह हुमैरा के चेहरे पर डालते हुए और उसी की तरफ इशारा करके मुझसे मुखातिब होकर बोली, इन मोहतरमा का क्या सोचा तुमने सैफ? रूमी ने जैसे खामोशी की इस कलील वक्फे में धमाका सा किया। इस कदर के तारिक भी हैरान नजरों से रूमी का चेहरा तकता रह गया। क्या मतलब? मैंने रूमी की तरफ सर्द नजरों से घूरा। ये तुमने मोहतरमा किसको कहा? अभी सॉरी, तुम्हें बुरा लगा? रूमी ने होले से कहा। जाहिर है बुरा तो मुझे ही नहीं, हुमैरा को भी लगा होगा। मैंने तलखी से रूमी की तरफ देखकर कहा, तुम तो हुमैरा से एकदम अजनबियत दिखाने लगी जैसे ये। सैफ, हुमैरा ने दरमियान में मुझे टोक दिया। कोई बात नहीं, रूमी ने यूं ही कह दिया होगा। यूं ही कैसे कह दिया होगा? मैंने गुस्से से कहा। कहा ना छोड़ो, उसने सॉरी तो कह दिया है, हुमैरा बोली। लेकिन प्लीज इसके सवाल का जवाब तो दे दो, इसने पूछा क्या तुमसे? इस दौरान में तारिक कान दबाए खामोश बैठा रहा। वह मेरी और रूमी के नोक झोंक में कम ही कूदने लगा था, फिर यह मामला उसे कुछ एहसास भी महसूस हुआ था। यह कहीं नहीं जाएगी और हमारे साथ ही रहेगी, बस हद शौक। रूमी ने कंधे उचकाए। मैंने तो इसलिए पूछा था कि हमारे साथ रहते हुए इसकी जान भी बिला वजह खतरे में रहेगी, और मुमकिन है किसी वक्त यह हमारी कमजोरी या हमारे पांव की जंजीर भी बन सकती है। तुम्हें इसकी फिक्र में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है रूमी, मैंने खड़ी हुई संजीदगी से रूमी की तरफ देखकर कहा। अच्छा चलो खत्म करो इस बहस को। सच्ची बात तो यह है कि मैं खुद भी तुमसे हुमैरा के मुतालिक इसी नीयत से पूछने वाला था, क्योंकि इस बेचारी को हमारे हालात का कोई अंदाजा नहीं है और ना ही ये इसकी आदि भी है। तारिक ने बिल आखिर जंप मार ही दिया। हुमैरा मिशन के आखिर तक हमारे साथ रहेगी, मैंने जैसे ऐलान कर दिया। मुझे याद था एक दिन रूमी ने हुमैरा के खिलाफ यह बात करने की कोशिश की थी कि हुमैरा को अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत थी तो उसे मुझे छोड़कर अपने बाप के साथ यूके नहीं जाना चाहिए था। अगरचे इसका मैं रूमी को करारा जवाब दे चुका था, लेकिन जाने क्यों रूमी को हुमैरा से क्या चिढ़ होने लगी थी। शायद इसलिए कि मैंने जो उसे जवाब दिया था वो हकीकत अब तमाम तर सच्चाइयों के साथ सामने आ चुकी थी। चलो ठीक है, फिर हमें भी कोई एतराज नहीं, बात खत्म, तारिक बोला। रूमी खामोश थी, मैं भी चुप कर गया। हुमैरा से मुतालिक मुझे रूमी के इस रवैये पर अफसोस हुआ था। रूमी बुरी नहीं थी, वो एक अच्छी लड़की थी। कई खतरनाक और जानलेवा मौके पर हम एक दूसरे के लिए अपनी जानों पर भी खेल चुके थे, इसलिए हमारे दिलों में और नीयतों में बुग़्ज़ या किसी किस्म की अदावत पैदा होने का सवाल ही नहीं था। लेकिन रूमी एक औरत भी थी। रूमी फिर कोने में जाकर अपनी मेज पर बैठ गई। हुमैरा वाशरूम का कहकर चली गई। मैं खड़ा रहा तो तारिक मेरे कंधे को धीरे से थपथपा कर बोला, माय डियर, रूमी की बात का बुरा मत मनाना, वो बुरी नहीं है, ना ही उसके दिल में कोई मैल है, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम्हारी और उसकी अब तक की संगत तारी में खुद ब खुद कोई अनदेखा जज्बा पनपने जरूर लगा है, जिसकी बदौलत रूमी कुछ तल्ख सी हो रही है। उसने बात बहुत आहिस्तगी से और अपना मुंह मेरे कंधे के करीब लाकर कही थी। मैं हल्के से मुस्कुरा दिया। वो भी हंस दिया, फिर नीची आवाज में बोला, अब रूमी को तुम ही डील करना, मगर तल्खी से नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि तुम्हारे मिजाज का खासा है। मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात, मैंने होले से मुस्कुरा कर कहा। हम दोनों बैठ के अब मंसूबे के मुताबिक हमने भोलानाथ वगैरह का पता चलाना था। इसके लिए रूमी ने तारिक के मशवरे पर बांद्रा एस्टेट के उन करीबी अस्पतालों का अता पता सर्च किया जो मुकाबलतन अपनी जदीद तिब्बी सहूलियात के सबब मशहूर समझे जाते थे। इनकी तादाद तो थी 20-25 से ज्यादा ही, मगर काबिल जिक्र और महंगी सहूलियात वाले 3 ही थे जहां मुतमव्विल अफराद ही रुख करते थे। मैं और तुम चलेंगे इन तीनों अस्पतालों की तलाशी लेने।
तारिक ने कहा। रूमी होटल ही में रहेगी, खुमैरा के पास। तुम्हारी तबीयत? मैंने कहना चाहा मगर उसने बड़ी संजीदगी से बात काट दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज्यादा देर बिस्तर पर पड़ा रहा तो वाकई नाकारा होकर रह जाऊंगा। किस्सा मुख्तसर के हम दोनों मज़कूरा तीनों अस्पतालों का पता मालूम करके होटल से रवाना हो गए। टैक्सी करवा कर हमने सबसे पहले गांधी शाहराह पर वाकई एक अस्पताल को चेक किया जो जरा नजदीक भी था, मगर वहां इन तीनों का पता न चला, यानी वो वहां एडमिट नहीं थे। दूसरे अस्पताल को चेक करने पर हमारे कान यकदम खड़े हो गए, क्योंकि यहां से भोलानाथ, गौहर शाह और ताज को जख्मी हालत में लाने की खबर मिली। लेकिन दूसरे लम्हे इस्तकबालिया पर यह भी मालूम हुआ कि इन तीनों की कंडीशन को देखते हुए केस राम सिंह अस्पताल को रेफर कर दिया गया था। राम सिंह वहां से ज्यादा दूर नहीं था। मैं और तारिक टैक्सी करके वहां जा पहुंचे। धड़कते दिल के साथ इन तीनों मर्दूनों का पता किया। इस्तकबालिया पर एक स्मार्ट सी नौजवान लड़की अस्पताल के मखसूस मोनोग्राम वाले यूनिफॉर्म में मौजूद थी। जी हाँ, वो तीनों दिलाराम हॉस्पिटल से रेफर होकर यहाँ लाए गए थे, नौजवान लड़की ने बताते हुए कहा। तारिक और मेरी कोया धड़कती हुई नजरें उस पर जमी हुई थी। लेकिन आप इनके क्या लगते हैं? एक आसाब शिकन तजस्सुस पैदा करने के बाद लड़की ने अचानक गैर मुतलका सवाल करके हमारी तबीयत मकदर कर दी। फिर तारिक ही ने चेहरे पर तशवीश तारी करते हुए कहा, हम इनके दोस्त हैं, दिल्ली से आए हैं इनका हाल पूछने। लड़की ने जवाब में पहले मेरी फिर तारिक की जानिब पहली बार गौर से देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, अफसोस कि इन तीनों में से एक जख्मों की ताब न लाते हुए एक्सपायर हो गया था। कौन? उसका नाम? मैंने बेख्तियार पूछा। भोलानाथ था उसका नाम, लड़की ने बताया। अगर कंफर्म करना है तो आप इमरजेंसी जाकर कर सकते हैं। ओहो जी नहीं, ठीक है, तारिक बोला। और बाकी दो का क्या हुआ? मैंने धड़कते हुए दिल के साथ पूछा। इन दोनों की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं थी, ताहम दो बच गए थे, लड़की ने जवाब दिया। तो वो दोनों अब इधर ही एडमिट हैं? तारिक ने पूछा। नहीं, तो क्या वो यहां से डिस्चार्ज कर दिए गए? अभी डिस्चार्ज करने की उनकी हालत कहाँ थी, लड़की बोली। अलबत्ता उनकी तबीयत कदरे बेहतर होने के बाद इन दोनों को यहां से गंगाराम हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। क्योंकि ये पुलिस केस बन गया था, इसलिए इन दोनों की कंडीशन बेहतर होते ही इन्हें गंगाराम अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया, जो एक सरकारी अस्पताल है। लड़की ने आखिर में ये बताते हुए एक्सक्यूज मी भी कह दिया और दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गई। वो हमारे मतलब के सवालों के जवाब दे चुकी थी, लिहाजा हमने भी उसे ज्यादा तंग करना मुनासिब नहीं समझा और बाहर आ गए। अस्पताल से बाहर आकर मैं और तारिक जरा देर पैदल ही फुटपाथ पर चलने लगे। भोलानाथ जहन्नुम वासिल हो गया, तारिक बोला। लेकिन वो दोनों बच गए यार, मैंने दांत पीसने के अंदाज में कहा। मेरा इशारा गौहर शाह और ताज की तरफ था, मगर गंगाराम में अब वो दोनों खबीज पुलिस की निगरानी में होंगे। तारिक ने पुरसोच अंदाज में ये कहते हुए होंठ भींच लिए, कुछ भी सही चलकर उनका हाल तो मालूम करें, मौका मिला तो दोनों को भोलानाथ की तरह वहीं जहन्नुम वासिल कर डालेंगे। तारिक पूरे जोश से बोला। उसकी बात सुनकर मेरा खून सेरो बढ़ गया था। रूमी के मुकाबले में तारिक की यह बात मुझे पसंद थी। वो लोहे को लोहे से काटने का आदी था, रूमी की तरह कानूनी उलझनों में नहीं पड़ता था। यही वजह थी कि उसकी बात पर मैंने फौरन कहा, फिर देर किस बात की है, मैं टैक्सी को हाथ देने लगा हूं। थोड़ी देर बाद हम दोनों टैक्सी में गंगाराम सरकारी अस्पताल की जानिब रवा दवा थे। यह हकीकत थी कि गौहर शाह और ताज के जिंदा बच जाने का सुनकर मुझे अफसोस हुआ था। मुमकिन था कि अब भी इनकी हालत अधमरे जैसी हो। ऐसी हालत यूं भी मौत से बदतर ही तस्वुर की जाती है। हम आधे घंटे बाद मतलूबा हॉस्पिटल जा पहुंचे। शहर का एक सरकारी अस्पताल होने के सबब वहां मरीजों और इनके लवाहिकीन का बहुत रश था। हमने किराया देकर टैक्सी वाले को फारिग किया तो अचानक तारिक गेट का रुख करने के बजाय एक तरफ को हो लिया। इस तरह पान सिगरेट के कैबन और चाय खाने बने नजर आ रहे थे। मैं समझा चाहे तारिक का चाय वगैरह का मूड होने लगा है या फिर कैबन का रुख करेगा। वहां उसने 2 सिगरेट खरीदे, एक मुझे दिया और दूसरा खुद होंठों में दाग कर लाइट देता रहा। खैरियत? मैंने इधर उधर देखते हुए उससे सरगोशी की। खैरियत नहीं है, तारिक ने होले से सरसराते हुए लहजे में कहा। क्या मतलब? मैंने कश लेते हुए धुआं उगल कर एक बार फिर अपने गिरदोपेश में गौर से देखा। एक कार राम सिंह अस्पताल से हमारे ताक़ुब में थी। तारिक ने इंकिशाफ किया। और कौन सी? जहां मैं इशारा करूं इस तरफ फौरन मत देखना। अब सिगरेट की ऐश छिड़कने के बहाने अपने बाएं जानिब जरा सा घूम जाओ और इमरजेंसी की रेड लाइट वाली जगह पर जहां अस्पताल का दूसरा गेट है देखो। मैंने ऐसा ही किया और साथ ही अपने चौकन्नेपन को जाहिर नहीं होने दिया और तारिक से बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में बोला, एक नीले रंग की कार है, फरारी टाइप की। हाँ, और इसके अंदर मुझे मार्टी बैठा नजर आया था अपने 2 साथियों के हमरा।
तारीकी आवाज मेरी समातों में जहरीले सांप की तरह सरसराई थी, क्योंकि मार्टी का नाम सुनते ही मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सांप रेंगते महसूस हुए थे। अब क्या करेंगे, मैंने पूछा। हम ट्रेस कर लिए गए हैं, इनसे भिड़ना तो पड़ेगा ही।